गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे पास सोशल साइंस का पेपर है। क्यूपी कोड 3243 सेट नंबर 1 2 3 तीनों के सॉल्यूशंस सेम एमसीक्यूज़ आए हैं, तो हम एमसीक्यूज़ और मैप्स के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो दोनों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एजर्शन, बैंक आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। जो बैंक है वो कुछ कर्जदारों को कर्ज देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। रीज़न पढ़ते हैं। सम पीपल डू नॉट हैव कोलेट्रल। बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती या फिर कोई ऋणाधार नहीं होता है तो उनको बैंक नहीं देता है लोन। तो एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, इन तीनों के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा आप शायद आपके पूरे पेपर का ये, क्योंकि डेफिनेशन पूछ दी है एकदम। तो प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज, जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा कंट्रीज़ के बीच में, तो वही बेस्ट मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो यही सबसे बेस्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट, एजर्शन, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। बिल्कुल सही बात है, कोई मना नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? इन इंडिया द रुपी इज़ ऑथोराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता ऑथोराइज उसको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और आरबीआई के थ्रू प्रिंट करवाती है। आरबीआई प्रिंट करता है फिर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये सिचुएशन पढ़नी पड़ेगी और फिर बताना पड़ेगा कि कैसा इम्पैक्ट है क्रेडिट। ठीक है, ओके। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द क्रेडिट्स हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन इन टाइम। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा सलीम ने क्या कहते हैं, कोई क्रेडिट लिया, कोई पैसे लिए किसी से, या फिर सलीम को कोई पैसे मिले ताकि वो अपना प्रोडक्शन को, जो उसकी वर्किंग कैपिटल थी, उसको बढ़ा सके, पूरी कर सके। तो जो उसने पैसे लिए थे वो उसको हेल्प कर रहा है। जितने भी उसके एक्सपेंसेस थे, ऑनगोइंग एक्सपेंस, जो हाल में ही जो उसके या फिर साथ में ही जो उसके जितने भी खर्चे हैं वो उसको भी निपटा रहा है, और कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और प्रोडक्शन को भी टाइम में पूरा कर ले रहा है। यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि उसकी जो इनकम है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल सही बात है। डिग्निटी ऑफ ए पर्सन बिल्कुल होती है। मेजोरिटी रूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन द रिस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट्स 2018, 2018 में। तो इसका आंसर नॉर्डिक कंट्रीज है। नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। ये किस में आते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आपने सुने होंगे, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में खाली ये तीन आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है टू पार्टी सिस्टम। जो टू पार्टी सिस्टम आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर आपको पता भी होना चाहिए कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अभी हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो अभी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ओके, और उससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। उससे पहले जो थे बराक ओबामा जी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। उससे पहले जॉर्ज बुश, उससे पहले और जाएं जॉर्ज बुश, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। और उससे पहले और जाएं बिल क्लिंटन, वो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए, दो ही पार्टी हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन था। एजर्सन कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही बात है। कोई भी मॉडर्न, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के सारे इंडिविजुअल अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट लीडर्स हो जाएंगे। आगे, रीजन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। यही मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल रीजन भी सही है। ये एनसीईआरटी की एकदम पैरा उठ के आया है। एनसीईआरटी के पैरा में सवाल भी पूछा गया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, वाई, और लिखा है उसी पैरा में। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन का। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सारे इंडिविजुअल लीडर्स खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट लीडर्स खड़े हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट लीडर्स केवल अपना जो एरिया, अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, उसी के लिए लड़ सकते हैं, उसी के लिए बातें कर सकते हैं। कंट्री के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते वो। ठीक है। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वॉज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 1992। ओके ठीक है, 1992 में पता होगा आपको, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट हो गया था और लोकल लेवल पर ही ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था वुमेन्स के लिए, लोकल लेवल यानी कि पंचायती लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, पंचायत। एजुकेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बहुत ईजी है। कौन करंट लिस्ट के अंदर आता है आपको पता होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों नियम और कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, दोनों बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे, रीड द आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, रिड्यूस द लिवलीहुड ऑफ बायस, बिल्कुल सही बात है। बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रोकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, बिल्कुल गलत बात है। बैरिकेड यानी कि अड़ंगा डालना है या फिर रोक टोक करना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, बिल्कुल सही। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला, ये तो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा वो आ गया पाई चार्ट से कि मैंगनीज ओर का प्रोडक्शन हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, देन महाराष्ट्र, देन ओडिशा, देन कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सरवार, ओके नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करना है। तो सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध तो अभी हाल ही में बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा, क्या कहते हैं जो मोदी जी ने जिसका वो जहाँ जिसके बगल में क्या कहते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण भी किया था, वो वही सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो फर्स्ट का सी हो गया। हीराकुंड बांध जो फेमस है वो आपका उड़ीसा में है और ये आपका महानदी नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल आपका हिमाचल प्रदेश में है जो कि सतलज के ऊपर है, और नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में है जो कि आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसने रजिस्टर करा डिफॉरेस्टेशन को। थ्रू दिस रीजन है, थ्रू दिस कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कंपेन विद इंडिजिनस स्पीशीज वॉज मेड इनॉर्मसली सक्सेसफुल, ठीक है बिल्कुल सही बात है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो देखिए, ये लेडीज कपड़े बेच रही है यानी कि सेलिंग द क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े बेच रही है, इसका मतलब किसके अंदर आएगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा, ये तो बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स द मैक्सिमम शेयर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, ये विजुअली इंपेयर्ड वाले बच्चों के लिए था ये, तो इसका आंसर भी टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मैक्सिमम शेयर होता है डोमेस्टिक जीडीपी के लिए, जो मैक्सिमम शेयर जाता है वो टर्शरी से जाता है। अगर इंप्लॉयमेंट आता तो इंप्लॉयमेंट के लिए जो मैक्सिमम शेयर जाता है वो प्राइमरी सेक्टर से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु एमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है, ये तो मार्टिन लूथर था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है। बहुत सारे लोग इसका आंसर लगा के आए हैं महात्मा गांधी, सॉरी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब साइमन कमीशन आया था और उसके बाद पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स खुश नहीं थे, तो उनमें दो का नाम था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में उन्होंने दिसंबर 1929 में फॉर्मलाइज करा, एक प्लान बनाया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था। तो वो पूर्ण स्वराज अलग है और स्वराज पार्टी अलग है। इनके पिताजी थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सी आर दास अलग हो गए, उनके पिताजी का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मोतीलाल नेहरू था। तो ये दोनों फाउंडर्स थे स्वराज पार्टी के, इसलिए गलत जिन्होंने कराया उनका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वो पूर्ण स्वराज अलग है, स्वराज पार्टी अलग है। नेक्स्ट, डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो क्लॉथ्स और स्पाइसेस, कपड़े और मसाले, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहले कौन हुआ और बाद में कौन सा हुआ। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में नेपोलियन ने हमला करा इटली के ऊपर, तीसरा फिर हुआ हाँ वीना पीस ट्रीटी, और लास्ट में यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो मैप देखिए, मैप में ये जो पार्ट्स पूछ रखे हैं आपसे, तो पहला पढ़ते हैं हम, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीजेंट्स, तो चंपारण 1917 बिहार में हुआ था। द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, डांडी कोस्ट, जो कि वो भी गुजरात में, अभी पूरा मैप में लोकेट करके दिखाऊंगा, और इनमें से कोई 3 को लोकेट करना था मैप पे, तो पहले जगह बता दे रहा हूँ मैं, नहर कटिया ऑयल फील्ड्स, या आसाम में डिगबोई से थोड़ा सा पहले अभी लोकेट करूंगा मैं। तलचर मेजर कोल माइंस, ये ओडिशा में है तलचर। नरोरा, ये तो बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था, नरोरा हर साल आता है लगभग। नरोरा यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में एटॉमिक पावर प्लांट है। और टूतीकोरिन सी पोर्ट है जो कि तमिलनाडु पे। अब मैप पे देखते हैं इन्हें, ये हम पर मैप पे अवेलेबल है, ध्यान से देखिए। डांडी कोस्ट इस पोजीशन पर था गुजरात की, समुद्र के किनारे। टूटीकोरिन भी सी पोर्ट है, तो समुद्र के किनारे बनाना था। तलचर ओडिशा में,
इस पोजीशन पे, नरौरा उत्तर प्रदेश में इस पोजीशन पे, चंपारण हल्का सा टॉप पे तरफ क्योंकि नेपाल से बॉर्डर लगती है चंपारण की, इस जगह पे, और नहरकटिया हमारा आसाम में। यहाँ पर नहरकटिया, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे डिगबोई आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था, याद करने के लिए भी कहा था कि नहरकटिया, डिगबोई, आंकलेश्वर और मुंबई हाई, ये इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है पेपर में, तो नहरकटिया आ गया इसमें से। ओके, अब विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए क्या सवाल था, वह सेम सवाल था, बस उसमें लिखना पड़ता है। देखिए क्या है, नेम द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीजेंट्स, चंपारण बिहार। नेम द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, डांडी कोस्ट गुजरात। इन विच स्टेट इज नहरकटिया ऑयल फील्ड लोकेटेड, स्टेट कौन सा है, आसम। नेम द स्टेट वेयर तलचर मेजर कोल माइंस आर लोकेटेड, इन ओडिशा भी हमने पढ़ा। नेम द स्टेट वेयर नरोरा पावर प्लांट इज लोकेटेड, उत्तर प्रदेश। और इन विच स्टेट इज टूतीकोरिन सीपोर्ट लोकेटेड, तमिलनाडु। ओके, थैंक यू।